तो आज हमारे साथ हैं मेजर हर्ष और ये कश्मीर वैली में जो है वो इस समय पोस्टेड हैं। और आप जो गेटअप देख रहे हैं इनका, आपको लग रहा हो कि हो नहीं सकता कि आर्मी में हो, क्योंकि वो तो क्लीन सेव रहते हैं बिल्कुल, और बाल भी काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं। तो ऐसा क्यों है ये डिटेल में बताएंगे और अपने बारे में इंट्रोडक्शन एक बार देंगे हमारे दर्शकों को। वेल, हेलो गाइस, आई एम मेजर हर्ष। मैं अभी कश्मीर में एक स्पेशल ऑपरेटिंग ग्रुप में पोस्टेड हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोवर्ट में काफ़ी ऑपरेट करना पड़ता है। तो मेरा जो गेटअप है वो उसी हिसाब से बेस्ड है, जिससे कि मैं कोवर्ट में वहाँ की आवाम के साथ मिलके ऑपरेट कर सकूँ और मैं स्टैंड आउट ना हूँ वहाँ पर जाके अपने ऑपरेशंस में। तो आपने जान लिया क्यों ये गेटअप इनने लिया है। और इस समय ये ऑन ड्यूटी हैं और 2014 में जो है इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और कैसे आप भी अगर आर्मी में आना चाहते हैं तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी एनडीए के थ्रू, हम इस चीज़ को डिटेल में बताएंगे। तो आप कुछ बताइए कैसे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो कभी भी आप, जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस साल एनडीए देना चाहता हूँ, तो वो उस टाइम से स्टार्ट नहीं होती है। इट इज़ अ कंटिन्यूस गोइंग ऑन प्रोसेस। आप जो भी अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में या फिर आपका जो भी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड, आप जो भी अपने 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, दैट प्रिपरेशन इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू मेक यू थ्रू द रिटन एग्जाम फॉर क्वालिफाइंग फॉर एनडीए। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये काफ़ी लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बन रखा है थॉट प्रोसेस कि नहीं, हमें एक कोचिंग की ज़रूरत है, कोचिंग के बिना हम रिटन क्लियर नहीं कर सकते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। बट दिस इज़ आई थिंक कम्प्लीटली बेसलेस। एंड इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने 2 बार एनडीए का रिटन दिया है। एक मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना रिटन क्लियर किया था। हाउएवर मेरी ज्वाइनिंग से पहले एक और अटैम्प्ट बन रहा था, तो मैंने उसको भी देखा कि चलिए मैं इससे दे देता हूँ। जस्ट बाई चांस अगर मैं मेरिट आउट हो जाता हूँ तो मेरे को एक और मौका मिल जाएगा, बट उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने रिटन को और एसएसबी को क्लियर करते हुए आई हैड क्वालिफाइड एंड मेड इट थ्रू दी मेरिट लिस्ट एंड मैं एनडीए को ज्वाइन कर पाया। तो आपने जाना, और साथ ही साथ हम मेजर हर्ष से ये पूछेंगे कि हमको कितने मौके मिलते हैं और क्या एज होनी चाहिए या 12th क्लियर हो जाना चाहिए या नहीं, कैसा वहाँ पे रहता है। वेल गाइज, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। काफ़ी लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि एनडीए के लिए जब आप जाते हैं तो क्या एज लिमिट होती है। सो आई क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग। एनडीए में जाने के लिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मैं फिर से दोहराऊंगा, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप एनडीए को जाके ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे आपकी एज 16.5 से 19.5 ईयर्स तक होनी चाहिए। यानी कि 16.5 से अगर आप पहले भी रिटन दे के एसएसबी क्लियर करके और आप तैयार हो जाते हैं, तो जिस टाइम पे आप एनडीए को ज्वाइन करने वाले हैं दैट टाइम यू शुड बी 16.5 और या फिर 19.5 से कम, इस एज ब्रैकेट में आप होने चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है दैट इज कि जिस टाइम पे आप ज्वाइन कर रहे हैं एनडीए को उस टाइम पे आप 12th पास होने चाहिए। देयर इज मतलब ये नहीं है कि आप अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पहले ही क्लियर कर लिया 12th अपीयर करते हुए और आपकी ज्वाइनिंग जो डेट है वो जैन में आ गई और आपको फिर मार्च में अगर एग्जाम देना है, तो दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ योर चांस। तो मुझे ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट लगा, कुछ दिन पहले ही मैंने एक 11th क्लास के स्टूडेंट से पूछा आप आगे क्या करना चाहते हो, तो उसने बोला बीटेक वगैरह करेंगे, देखेंगे आगे चल के सोचेंगे। मतलब उसका जो विज़न है वो उतना क्लियर नहीं था। तो मैंने एनडीए के बारे में पूछा तो बोला अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो मैं सोचा 12th में जाएगा तो शायद इसको धीरे धीरे आइडिया लगेगा और तब तक ये उस अपने आप को प्रिपेयर करेगा उसके लिए, उसको लगेगा कि मुझे कोचिंग करनी है, यहाँ वहाँ भागेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करना होगा। आप जो पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से 8th, 9th, 10th से ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है इसका। और साथ ही साथ कितने मौके मिलते हैं आपका जो एनडीए का जो फॉर्म निकलता है दैट इज आपकी यूपीएससी की वेबसाइट पे एनडीए एंड आईएनए करके निकलता है। आईएनए इज इंडियन नेवल एकेडमी। ये भी चीज़ काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होती है। एनडीए और आईएनए का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ आपका फॉर्म निकलेगा। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया 16.5 से 19.5 तक का, जो कि आपका 3 साल का आपका एज ब्रैकेट है।
तो पर ईयर 2 बार 6 मंथली ये आपका फॉर्म निकलता है, जिसको आप फॉर्म फिल करते हैं। फिर उसके बाद आप अपने रिटन के लिए अपीयर करते हैं। अगर आप रिटन को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एसएसबी में आने के लिए कॉल लेटर आएगा। आप जाएंगे एसएसबी में अपीयर करेंगे। एसएसबी दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दुनिया के सबसे लंबा सिलेक्शन इंटरव्यू है, जो कि उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये 5 डेज के स्पैन में अभी चलता है। इतना लंबा सिलेक्शन प्रोसेस ना आईएएस ऑफिसर्स के लिए है ना आईपीएस ऑफिसर्स के लिए है, बट इंडियन आर्मी में, बिकॉज ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको साइकोलॉजिकली है ना ग्राउंड टेस्ट और प्लस पर्सनल इंटरव्यू इन सब के थ्रू जाना पड़ता है। और जब आप इनसे सेलेक्ट होते हैं तब वो आपको रिकमेंड करते हैं, आप एसएसबी रिकमेंड होते हैं। उसके बाद भी दोस्तों आपका एक मेडिकल एग्जाम होता है। अगर आप वो मेडिकल एग्जाम में भी फिट पाए जाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसको अगर आप मेट थ्रू करते हैं तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करने का मौका मिलता है। और मैंने सुना है कि मेडिकल में अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक और मौका कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा कुछ सच है? हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट, क्योंकि सब काफ़ी ज़्यादा हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं ये सिविल बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो अगर कोई ओवरवेट होता है या किसी की कोई मतलब कोई मेडिकल इशू वगैरह होती है तो उसको 1-1.5 महीने का टाइम देके फिर से रिव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर तब तक वो अपनी उस दिक्कत को ओवरकम करके एंड मेडिकल में फिट हो सकता है तो उसको इसका मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके ये कन्फ्यूज़न, ये डाउट जो है वो दूर हो गया होगा 100%। पर इसके बाद काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एनडीए में तो हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पर हमें अगर एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है, या सेम प्रोसेस इसी प्रोसेस से गुजरना होता है? वेल गाइज, एनडीए मैं आप सबको बताना चाहूँगा इज़ अ ट्राई सर्विस एकेडमी। ट्राई सर्विस यानी कि इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों के जो कैडेट्स हैं वो ट्रेन किए जाते हैं। एनडीए आपका 3 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है। ये खड़गवासला पुणे में इस हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड है। एंड इन 3 साल के दौरान, क्योंकि आप एक क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएट होना बेहद जरूरी है। तो एनडीए में आपको ग्रेजुएशन कराई जाती है। एनडीए इन 3 साल के दौरान आपको बीए, बीएससी विद कंप्यूटर साइंस या फिर पीसीएम, एंड अभी फिलहाल रिसेंटली से ही बीटेक की डिग्री भी ऑफर करता है। एंड एनडीए की डिग्री इज एफिलिएटेड टू जेएनयू, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। पर काफ़ी हमारे ऐसी ऑडियंस भी होगी जो एनडीए का टाइम जिनका निकल चुका होगा और वो फिर भी आर्मी में एज ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते होंगे, तो क्या उनके पास कोई ऐसा मौका रहता है? बिल्कुल रहता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आर्मी सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप टेक्निकल एंट्री स्कीम TES या फिर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC या फिर आप CDS, इन सभी के थ्रू, और इवन अगर आपने अपने स्कूल के दौरान या फिर कॉलेज के दौरान अगर आपने NCC की है तो आप NCC एंट्री के थ्रू भी आप आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप बाई चांस अगर आपके कोई जान पहचान वाले या फिर अगर आप क्या कहते हैं आप फौज में रैंक्स में भी भर्ती हुए हैं, है ना, रिक्रूटमेंट के थ्रू गए हैं, तो भी आपके पास ACC एंट्री एज वेल एज SCO कमीशन लेने का मौका रहता है। देखिए, बिल्कुल आर्मी में जो जाता है वो सिर्फ सैलरी बेस पे नहीं जाता है। उसको और देश के प्रति जो है वो कुछ कर्तव्य अपना निभाना चाहता है और जुनून होता है। पर काफ़ी लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे IAS ऑफिसर वगैरह काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, 4-5 बंदे हो गए उनके साथ, वो दिखाएंगे अपने आप को, हम लोग भौकाल हम लोग जमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो काफ़ी जो यंगर जनरेशन है वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ कि यार यहाँ तो बहुत ये पावरफुल है, इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी। पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, मुझे पता चला था कि उनकी सैलरी वैसे तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर हाँ वो इमेज वैसी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बारे में इसलिए मैंने पूछा। वेल दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे एक IAS ऑफिसर हो या फिर IPS ऑफिसर हो या फिर एक कोई डिफेंस का ऑफिसर हो, जो एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उसकी जो फर्स्ट सैलरी की बेसिक पे जो होती है वो सबकी 56,100 रुपीज़ से ही स्टार्ट होती है। एंड इसके अलावा एज पर योर पोस्टिंग प्रोफाइल एंड जॉब प्रोफाइल, जैसे कि अगर आप IAS IPS हैं तो आपको डियरनेस अलाउंस या फिर आपको HRA
है ना, या फिर TADA, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। हाउएवर अगर आप आर्मी में डिफेंस में हैं और आप अगर फील्ड में पोस्टेड हैं तो आपको DA, इसके साथ में मिलिट्री सर्विस पे और साथ में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस वगैरह भी आप लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो फिर आर्मी में जो सैलरी आपके हाथ में आती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, आई थिंक इट इज इक्विवेलेंट। हाँ, पोस्टेड हैं आप, कहाँ पोस्टेड हैं कहाँ नहीं है उस पर बस पोस्टिंग प्रोफाइल के हिसाब से कितना आप रिस्क वाले एरिया में हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करता है। ओके, तो आपका ये सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं या जो भी इस फील्ड में आना चाहते हो उसके साथ, ताकि उसको जो भी हेल्प है वो इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल सके। तो आई होप सारे जवाब जो है आपको मिल गए होंगे। हालांकि अगर आपको और भी डाउट है या हमने अभी तक जो बताया आपको बेसिक ऊपर से बताया, इंटरनल जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं और जो भी ग्रुप डिस्कशन होती है उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अगले एक पॉडकास्ट में। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर इस बात को बताइएगा, तो हम लोग ज़रूर इस पॉडकास्ट का जो है सेकंड पार्ट 0.2 लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।